गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप सभी के सामने मैं हाजिर हो गया हूं आप सभी के मोस्ट एवेटेड सेगमेंट को लेकर। पिछले जो वीडियो था वो प्लेलिस्ट में जा चुका है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पोएट्री सेक्शन का जो 100 क्वेश्चन है जो मैंने कराया है, आप अगर उसको ईमानदारी से पढ़ जाते हो तो आउट ऑफ 100 20 टू 25 जो क्वेश्चन होंगे वो हूबहू बिल्कुल वैसे ही होंगे। भरोसा ना हो तो एग्जामिनेशन के दिन जब निकलना तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि क्वेश्चन आया था या क्वेश्चन नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, 12 बिहार बोर्ड जिसका एग्जाम इंग्लिश का 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, पोएट्री सेक्शन का जो 100 ऑब्जेक्टिव था वो तो हो चुका। अब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रोज सेक्शन का क्या होगा। तो पोएट्री वाला प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लो, जो प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है सारे ही चैप्टर्स को मिला के वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है या जो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आ ही सकता है, वो क्वेश्चंस मैं यहां लेके आया हूं। और अगले वीडियो में मैं ग्रामर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपके सामने आऊंगा, सारे टॉपिक्स को टच करता हुआ, जिसको अगर आप ईमानदारी से पढ़ लो, आपको बहुत कुछ नहीं करना। आपने पढ़ाई बहुत की है, ऑफलाइन क्लास में मैंने 2 बार सिलेबस खत्म कराया, ऑनलाइन में एक बार सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अब समय पढ़ने का नहीं है, अब समय क्या है, स्मार्ट वर्क करने का है। हार्डवर्क का समय खत्म हो गया। हार्डवर्क का समय 1 साल आपको मिला था, आपने हार्डवर्क किया भी, मैंने कराया। अब वर्क स्मार्टली करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क को अचीव करना है। और एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। सब कुछ आपने पढ़ा है, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने टीचर पे भरोसा रखो, मेंटोर पे भरोसा रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग शुरू करेंगे। यहां लिखा हुआ है 100+ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोज। पोएट्री का वीडियो पहले जा चुका है, नहीं देखा आपने तो काइंडली देख लो। इस वीडियो को सारे लोगों तक शेयर करो, 2 लोगों तक शेयर करो। तुम पहले वो जो हम लोगों से रिलेटेड हैं, जिन्होंने साल भर 2 साल हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, दूसरे उन लोगों के पास भी शेयर करो जिन्होंने हमारे पे भरोसा नहीं दिखाया। अब वो बैठ के रो रहे हैं, तो समय आ गया है आवर टीचर वर्सेस देयर टीचर करने का। और यकीन मानो, अपने विद्यार्थियों को मैं हारने नहीं देता हूं, क्योंकि मैं लास्ट तक, एग्जाम के एक रात पहले तक आपके साथ बना रहूंगा। आइए हम लोग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा भी पूरी कहानी को। फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है बाबू, हम लोग यहां से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला आपका चैप्टर कौन सा है बाबू? पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 30 सेकंड में मैं फटाक से कहानी बता दूं। अगर मैं बाबू चाहूं तो सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, चला जाऊंगा। इससे मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, आपका फायदा नहीं होगा। व्यूज आए ना आए भाड़ में जाए, वो सेकेंडरी मैटर है, मार्क्स आना चाहिए। तो मैं आपको 30 सेकंड में बताता हूं। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पहला चैप्टर है। उस चैप्टर में बाबू बात क्या हुई थी? उस चैप्टर में बात हुई थी कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति वर्सेज यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन सिविलाइजेशन, दोनों में अंतर क्या है। महात्मा गांधी ने लिखा था, महात्मा गांधी ने बताया कि हमारी जो सभ्यता है वो सेल्फ एडॉप्टेड है। हमारे जो पूर्वज हैं वो गांव में रहना चाहते थे, जो विदेशी लोग हैं वो शहर में रहना चाहते हैं, नया खाना तरीका का खाना चाहते हैं। तो उनकी जीवन शैली, हमारी जीवन शैली वर्सेज वर्सेज चल रहा था। उसी के आधार पर पहला चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछता है, द फूड इन इंडियन विलेजेस वर सर्व्ड ऑन। गांव में, भारत के गांवों में जो भोजन था वो किस चीज पे सर्व किया जाता था? बहुत कॉमन है, यहां देखिए। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बाबू। जब आपको नहीं समझ में आए ना कि क्या सही आंसर होगा, सही आंसर जब समझ में नहीं आए तो जो नहीं होगा उसको काटना शुरू करो, जो बच जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। सपोज करो कि भारत में, प्राचीन भारत में खाना किस चीज पे सर्व किया जाता था? आम के पत्ता पर। आम के पत्ता का साइज देखे हो? यहाँ पर भात दाल तरकारी अट जाएगा? नहीं अटेगा, काट दो इसको। पपीता का पत्ता, ठीक है, पीपल का पत्ता, ये तीनों आपको लग रहा है पपीता के पत्ता पे खाना अटेगा, आम के पत्ता पीपल के पत्ता पे अटेगा? क्या लग रहा है आपको? मोस्ट प्रोबेबली किस चीज का ट्री? बनाना लीव्स, केला के पत्तों पे प्राचीन भारत में भोजन किया जाता था। हालांकि इसका साइंटिफिक फायदा भी होता था, फिलहाल समझाने का समय नहीं है कि साइंटिफिक फायदा क्या था। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन। सभ्यता जीवन जीने का वो तरीका है जो मनुष्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पहला, द वे ऑफ प्रोग्रेस, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द फ्रूट्स ऑफ लेबर, द रोड टू सक्सेस। राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर बी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कर्तव्य,
और कर्तव्य का साइनोनिम क्या होता है? ड्यूटी। तो पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब सभ्य होने का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन को किस रास्ते पर लेके चलते हैं। सभ्यता हमें यही तो सिखाती है। सेकंड ऑप्शन हो गया पाथ ऑफ ड्यूटी। फिर से कह रहा हूं, सारे सवालों को ध्यान से पढ़ जाओ, ईमानदारी से पढ़ जाओ, तुम्हारा कोई हाथ रोकने वाला एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मिशनरीज बिकॉज। फोर फादर मतलब पूर्वज, पूर्वज मतलब पूर्व जोड़ ज, हमसे जो पहले पैदा हुए, हमसे जो पहले पैदा हुए जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्योंकि मशीनों का आविष्कार उन्होंने क्यों नहीं किया? सुनो, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, हमारे पूर्वजों को पता था कि मशीन का आविष्कार होगा तो हम लोग खुश होंगे। तो भैया अगर पता होता कि खुश होंगे तो आविष्कार कर दिए होते ना। ये पूछ रहा क्यों नहीं किए, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, हमारे पूर्वज नहीं चाहते थे कि हम लोग आराम से जिंदगी जिए। केहू के बाप माता ऐसा हुई बबू जी चाही जो केहू के बाल बच्चा सुख से ना जियो, ये गलत लग रहा है। दे वर जेलस, हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे जेलस थे, वो हमसे जलते थे। तो भाई 2-3 बार काटो इसको, साफ नालायकियत वाला बात है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, हमारे पूर्वज जानते थे कि जब हम मशीनों का आविष्कार करेंगे, जब हम मशीनों पर ज्यादा निर्भर हो जाएंगे तो हम लोग उनके गुलाम हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है। जब पहले लैंडलाइन हुआ करता था तो चाचा मामा मौसा मौसी पड़ोसी सबका नंबर याद हुआ करता था। जब से मोबाइल में डाटा स्टोरेज शुरू हुआ, कांटेक्ट, अब अपना भी सेकंड वाला अल्टरनेट नंबर याद नहीं रहता है। जब कैलकुलेटर नहीं था तो लोग को 125 का 250 का 300 का पहाड़ा याद हुआ करता था। जब से कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ, 87 गुने 2 करना होगा तो तुरंत, अगर अब टाइप भी नहीं करना है, सिरी मल्टीप्लाई 87 to 2 और फटाक से आंसर बता देता है। तो मशीनों ने हमें अपना गुलाम बना तो लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, हमारे जो स्मॉल एनिमल्स नहीं होगा, यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्मॉल विलेजेस कर देते हैं। ठीक है, हालांकि एनिमल्स भी होगा तो आंसर सेम ही होगा, दोनों को थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। डैश वर सेटिस्फाइड टू ए स्मॉल विलेजेस। ठीक है, हमारे जो डैश लोग थे वो छोटे छोटे गांवों में खुश थे। ठीक है, क्या होगा? आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांवों में कस्बों में ज्यादा खुश रहते थे, शहरों में वो रहना नहीं चाहते थे। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो इस बार आएगा, याद रख लेना, वीवीआई क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है कि हमारे पूर्वज गांवों में रहना क्यों चाहते थे। आंसर है कि हमारे पूर्वज गांव में इसलिए रहना चाहते थे कि क्योंकि गांव के लोग सीधे होते थे, कोऑपरेटिव होते थे, एक दूसरे के दुख सुख में आगे बढ़ते थे। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो एक दूसरे को लूटते हैं, ठगते हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, गैंग्स ऑफ थीव्स है, गैंग्स ऑफ रॉबर्स है, इसलिए हमारे लोग गांव में ज्यादा रहना चाहते थे, शहरों में रहना नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ऑल, बाबू ध्यान दो, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। एक लाइन लिया गया है, लाइन है कि आफ्टर ऑल, सब के बावजूद, इस हिंदुइज्म में, मतलब हिंदुइज्म या धर्म की बात नहीं हो रही, हिंदुस्तान देश की बात हो रही है। लाइन कहता है, सुनेंगे ध्यान से, कि चाहे कुछ भी हो, हमारे भारतीय सभ्यता में कुछ तो ऐसा है जिसने आज तक हमें बचाकर रखा है। मतलब हमारे बाद की बहुत सारी सभ्यताएं आई, हमारे भारतीय सभ्यता के बाद बाबू मिस्र की सभ्यता आई, हमारे भारतीय सभ्यता का यूनान की सभ्यता, फारस की सभ्यता, अफगानिस्तान की सभ्यता, उसके बाद अरेबियन सिविलाइजेशन आया, सब आया, भारत की सभ्यता रह गई। ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है? और ये चैप्टर एकदम जुबानी याद होना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति, इसी के बारे में पढ़ना है। आगे कहते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का, सभ्यता का क्या मतलब होता है, ये बताइए। ठीक है,
गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मींस, इस क्वेश्चन को भी वीवीआई कैटेगरी में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए कि भैया गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। एंड द राइट आंसर इज गुड कंडक्ट। चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखा हुआ है कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है सही तरीका, जीवन जीने की सही शैली। ठीक है, गुड कंडक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। बाबू इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चे देखेंगे। अब जाकर उनको समझा दीजिए कि वाईफाई हटा दिया गया है, सिम का मोडेम लगाते हैं, बस उतना ही वर्क। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ध्यान देंगे, सभ्यता जिंदगी जीने का वो तरीका है जो इंसान को बताती है कि जीवन का कर्तव्य क्या है। ये किस लाइन से लिया गया है? नाम से यह स्पष्ट है, हुआ सिविलाइजेशन की बात किस चैप्टर में हुई है? किस चैप्टर में हुआ है? यह हुआ है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। देखो बुआ, मैंने आपको पोएट्री सेक्शन के भी ऑब्जेक्टिव्स में बताया था बाबू, ध्यान से समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हड़बड़ाएंगे ना, हड़बड़ाहट में आपको लगेगा क्या कि हड़बड़ा के जल्दी 2x में करके समझ लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ये हड़बड़ाहट ही आपको एक दिन गड़बड़ी का केंद्र बना देगा, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, यही ना करना है, पढ़ना ही ना है जी। और वही तो पढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ साइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाइएगा ना, तो टीचर जो पढ़ा रहा है एकदम ऐसा लगेगा एग्रेशन में, जल्दी आए बच्चों, अच्छा बच्चों मैं तुमको बता देता हूं। बे यार जल्दी जल्दी घबराना नहीं है, बच्चों को इस समय आराम देना है, सुकून देना है कि बउआ घबराए भी हो ना, घबराए तो तुम ऑलरेडी हो, अब तुमको हम ऑलरेडी घबरा दे तो हार्ट फेल करेगा कि नहीं करेगा? आदमी को सांप काट लिया, डॉक्टर के पास गया आदमी, या डॉक्टर कहा बाप सांप काट लिया अब तो मर जाएगा, रे दादा, नहीं मरने वाला होगा, साला हार्ट फेल कर जाएगा। डॉक्टर क्या करता है? सांप काटा है फिर भी क्या करेगा? अच्छा अच्छा ठीक हो जाएगा, हम है ना, इनको स्ट्रेचर पे लेटे। डॉक्टर घबराया है पर वो आपको अपनी घबराहट नहीं दिखाएगा, वरना पेशेंट और घबरा जाएगा। तो टीचर जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, एग्रेशन में मत आइए। बच्चे ऑलरेडी पैनिक हो रखे हैं, उनको काम डाउन कीजिए, सब ठीक है, यही पढ़ना है, पढ़ लो, पास हो जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो सिविलाइजेशन की बात जिसमें चल रही है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है। बाबू अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है, ध्यान देंगे, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडन टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। एक लाइन है कि कुछ पश्चिम के देश में, पश्चिम की सभ्यता में कुछ ऐसे आविष्कार किए गए हैं जो इंसान को पागल बना देते हैं, जो इंसान को बेचैन कर देते हैं। ये लाइन किस कहानी से लिया गया? कमेंट सेक्शन में फटाक से लिख के बताइए। तो अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, तो काइंडली टेल मी, आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, विच स्टोरी दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। किस कहानी से इस लाइन को लिया गया है? ठीक है, क्या भारत इज माई होम से लिया गया है? मुझे नहीं लगता। क्या पिंच ऑफ सनफ से लिया गया है? ये तो नानू काका की कहानी थी। ये तो भैया प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन, उसकी कहानी थी। आइडियाज दैट हैव हेल्प से लिया गया? नहीं लिया गया। ये लिया गया ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसएडुकेटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम। ये लाइन बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया कि हमें बहुत सुख सुविधा और ऐशो आराम में नहीं रहना चाहिए। यह सवाल किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन नंबर बी दी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर डी इंडिया थ्रू एंड ट्रेवलर्स आईज। किस क्वेश्चन, किस चैप्टर से लिया गया है? राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना भरोसा कभी भी नहीं डगमगाने दिया। किस चीज पर से नहीं डगमगाने दिया? ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इंसान की, मनुष्य की जो सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली मानवीय जो गुण है, उस पर से अपना भरोसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी भी डगमगाने नहीं दिया गया। और ये जो चैप्टर है बाबू, यहां शुरुआत हो रहा है चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव का। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? भारत इज माई होम। राइटर कौन है, किसने लिखा है उसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहानी को 30 सेकेंड में मैं फिर से समराइज कर दूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आज देश के राष्ट्रपति बने हैं।
खड़ा होके वो अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी है उनकी, शपथ ग्रहण समारोह। उस शपथ ग्रहण समारोह में वो खड़े होके क्या करते हैं बुआ, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे उनकी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मानवों को एक होना चाहिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे परिवार का मुखिया बनाया, मैं सबका साथ सबका विकास की बात करूंगा और मैं सबको बराबर समझूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही उस कहानी का मेन मैसेज है। ठीक है, तो कभी भी उन्होंने एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब मनुष्य की मानवता जो है, जो आवश्यक है, उस पर से अपना भरोसा डगमगाने नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, रिनाइसा जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ, रिनाइसा जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ, रिनाइसा, ये सबसे पहले बाबू ध्यान में घुमाइए कि किस चैप्टर का है। रिनाइसा जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ, ये किस चैप्टर का है? तो ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड, सॉरी, भारत इज माई होम, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान देंगे। सारे राइटर्स का नाम याद कर लीजिएगा, राइटर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये याद कर लीजिएगा, और उन्होंने कौन कौन से फेमस बुक्स लिखे हैं ये जरूर याद रखेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में भी। लिटरेचर में ये सवाल पूछा जाता है, कहां जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, और फेमस राइटिंग उनकी कौन सी थी? सो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था वेयर, द राइट आंसर इज सी, हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म सी, हैदराबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? बुआ, जो लोग बेचैन हो रहे हैं कि बहुत देर से पढ़ ले जा रहे हैं, बहुत देर से पढ़ ले जा रहे हैं, यकीन मानिए आधा घंटा कूल्हा टिका के नहीं पढ़ सकते हैं। जब 3 घंटा एग्जामिनेशन हॉल में एक ही जगह पर टिकाने देगा और नहीं आएगा, भीतर से जोश मारेगा, जो उठना भागना नहीं आवत, एग्जामिनर खड़ा रहेगा, इन्विजिलेटर रहेगा, ना जाने नहीं देंगे, बैठो वहीं पे। उस दिन जो दशा होगा, उस दशा को भाई मेरे संभाल के रखो। आज की दशा तुम्हारे कल के दिशा को निर्धारित करेगी, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, ईयरबड्स लगा लो, हेडफोन लगा लो, चाहे कहीं कोना में बैठ जाओ, आराम से पूरा देख जाओ, यही तो पढ़ना है जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? जाकिर हुसैन के हिसाब से नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य की मुख्य भूमिका किस पर होनी चाहिए? राष्ट्रीय उद्देश्य, जो मुख्य भूमिका है राष्ट्र की, वो किस पर होनी चाहिए? क्या वो बिजनेस पे होनी चाहिए, व्यापार पे? नहीं। क्या सर्विस, लोगों की सेवा पे होनी चाहिए, नौकरियों पे होनी चाहिए? नहीं। क्या राजनीति पे होनी चाहिए? नहीं। राष्ट्र का जो मुख्य, राष्ट्र जो है, राष्ट्र का जो मुख्य फोकस है वो हमेशा होना चाहिए एडुकेशन के ऊपर, क्योंकि ये लाइन याद रखेंगे, एडुकेशन इज द की टू द सक्सेस ऑफ नेशन। राष्ट्र की जो विकास की गति है, विकास का जो दर है, वो शिक्षा के स्तर पर ही निर्भर करता है। राष्ट्र जितना शिक्षित होगा, देश उतना विकसित होगा। राष्ट्र शिक्षित होगा, देश विकसित होगा। 14 अगस्त 1947 रात में 12:05 के बाद एक साथ एक दिन 2 देश आजाद हुए, पाकिस्तान और भारत। भारत मंगल ग्रह पे घुस गया, सूरज की परिधि में घुस गया। पाकिस्तान आज तक ढंग से कश्मीर में नहीं घुस पाया। कारण क्या है? शिक्षा, एडुकेशन। वी गॉट एडुकेटेड एवरी ईयर, we got more equipments, we got more teachers, we got more education platform, education reforms, and they dedicated themselves in entering Kashmir only. हम लोग एजुकेशन को बढ़ाते चले गए, वो लोग अपने यहाँ के आतंकवाद को बढ़ाते चले गए। दोनों का अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू इस चैप्टर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। इसमें से किसके ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? क्या वो द आर्टिस्ट के हैं? नहीं। चाइल्ड इज बॉर्न? नहीं। हाउ फ्री इज द प्रेस? नहीं। इसकी तो डोरोथी एल्सेयस हैं। भारत इज माई होम। राइटर, अभी मैंने बोला राइटर जो भी होंगे, क्या क्या कहानी उन्होंने लिखा है उसको याद करिए, कब पैदा हुए, कब वो मरे, ये सारी चीजें जुबानी याद होनी चाहिए। इसको अलग से 5-10 मिनट का समय देके एग्जाम के दिन ही
सुबह में उठना और राइटर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन कौन कहानी लिखे, एग्जाम के दिन सुबह में याद करके एक बार ओवरऑल थोड़ा सा देखते हुए फिर सेंटर पे चले जाना, 4-5 उसमें से लड़ जाएगा। ठीक है, वी आर हियर टू क्रैक द एग्जाम ओनली। हम लोग यहाँ पूरा पढ़ने नहीं बैठे हैं, सीधा टू हिट द नेल ऑन द हेड, सीधा वही प्रहार हम लोग करेंगे आज की रात जहां पे जगह पे लगना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? इस देश के लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है खास समय के लिए, 5 सालों के लिए। ये लाइन किसने कही है? सबसे पहले तो बाबू याद करो कि ये लाइन किस कहानी में कहा गया है। तो ये लाइन जिसमें कहा गया उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। उसी में ना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बात कहे हैं। अब कहा किसने भारत इज माई होम में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे देश के लोगों ने मुझे एक सर्टेन टाइम के लिए देश का मुखिया चुना है। मैं इस बात के लिए बहुत प्लीज्ड हूं, बहुत खुश हूं। अगले सवाल पे आते हैं बाबू। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। परिवार बड़ा है और ये बहुत तेज गति से हर रोज लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रोको भाई, इसको थामा, बढ़ने मत तो परिवार को बहुत। ये किस चैप्टर से लिया गया है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है अर्लियर ही, पहले वह, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैड सर्व्ड एज। ये सवाल बाबू लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अर्लियर, पहले किस जॉब पर थे? किस जॉब पे थे? तो भैया सबसे पहले इस बात को समझिए कि वो बिहार के गवर्नर भी थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत नीचे से ऊपर उठते हुए गए हैं, राजनीति के हर पड़ाव पर वो पहुंचे हुए हैं। सीधा राष्ट्रपति फ्लाइंग कैंडिडेट बन के वो नहीं आए थे, बहुत जुझारू आदमी थे, बड़ी कमाल के आदमी थे। ठीक है, और JMU जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है जिसमें भी लाखों बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, उसके भी फाउंडर मेंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन ही रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया है। आगे कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड किकिंग। पास्ट जो है, जो हमारा शानदार इतिहास है, वो भैया मरा हुआ और ठहरा हुआ नहीं है, ये अलाइव और डायनेमिक है। ये सेंटेंस याद रखो, सेंटेंस में याद कर लो। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा जो इतिहास है वो मरा हुआ और ठहरा हुआ नहीं है, हमारा इतिहास आज भी जिंदा है और वो पूरे जोश के साथ है। ठीक है, अगला सवाल, I pledge my loyalty to my country irrespective of religion और language। मैं शपथ लेता हूं कि मैं देश की सेवा करूंगा, धर्म, भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर। From whose piece is this quotation taken? मैं शपथ लेता हूं कि मैं देश की सेवा करूंगा जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठ के। ये बात किस चैप्टर से ली गई है? किसने कहा है ये बात? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में बचाओ। 9 सवाल के जवाब मैंने दिए हैं अभी, अगर इससे तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गया होगा कि ये बात किसने कही है। क्या ये बात पर्लेस ब्यूक ने कही है? क्या ये बात महात्मा गांधी ने कहा है? क्या ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है? या ये एंटोन पी चेकोव ने कहा है? ABC जो राइट ऑप्शन है आप वो लिख के भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं देखूं कि भैया आप कितना समझे हैं और कितना आप ना समझ रह गए। ठीक है, हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बाबू, थोड़ा सा प्लीज लाइक वाला बटन दबा दो। वो हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा कमेंट सेक्शन के बगल में, कमेंट जहां हो रहा है ना, तो वहां पे तनिक उसका सरकाव है बाएं बगली। ठीक है, आएगा हाइप का ऑप्शन होगा, मार उधर के 2-3 बार हाइप। ठीक है, इस थोड़ा सा क्रेज क्रिएट होता है, क्रेज। ठीक है, नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर्स। ठीक है, ये सवाल याद रखेंगे। नानू काका किसके पास गए? भैया बड़ा आसान सा सवाल है, सिक्का ऑटो डीलर। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका किस ऑटो डीलर के पास गए थे? तो नानू काका गए थे सिक्का ऑटो डीलर के पास। नानू काका की बात चली, चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ। 30 सेकंड का फिर टाइम दीजिए, मैं आपको कहानी एक बार रिकॉल कर दूं। नानू काका नरेटर के मामा जी हैं, नरेटर उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। नानू काका आए हुए हैं दिल्ली, नरेटर से कहते हैं कि चलो मुझे मंत्री से मिलाओ। मंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात थी, फिर वो भेष बदलते हैं,
फिर वो पार्टी बॉस के पास पहुंचते हैं, फिर वहां पे उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट ठंडा होता है, वहां जमींदार के अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर वो वहां से निकलते हैं तो बड़ा सा आउटलैंडिश कार का व्यवस्था करते हैं, वो लेके पहुंचते हैं पार्टी अध्यक्ष के सोहनलाल रतीराम के घर पे। सोहनलाल रतीराम से पता चलता है कि जिस मंत्री से उनको मिलना है वो मंत्री अपने बेटी की शादी निन्नौरगढ़ के राजकुमार से करना चाहता है, और वो निन्नौरगढ़ के राज घराने के राजपुरोहित बन के मंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं, और वो उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम को अचीव कर लिया। ठीक है, तो सिक्का ऑटो डीलर में गए थे कार का व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, नानू काका स्टिल वोर, नानू काका आज भी पहनते हैं, नानू काका आज भी क्या पहनते हैं? ऑप्शन नंबर ए नी लेंथ ब्लैक कोट, नानू काका आज भी क्या पहनते हैं? तो पुराने जमाने में जो लोग घुटने तक का एक बड़ा सा कोट नहीं पहनते थे काले रंग का, नानू काका आज भी वही पहनते हैं। अगला सवाल है, नानू काका है टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड द नरेटर्स हेड। बाबू कमाल की चीज ये है कि जब मुझे ये सारी चीजें इतने स्पीड में याद है तो आपको याद क्यों नहीं है? जी आपको भी याद है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। एक्चुअली मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ठीक है, मुझे इतना भरोसा है, और भरोसा हो भी क्यों नहीं, मेरे पास आप जैसे लोग हैं भाई। मेरे पास धुरंधरों की कमी है क्या? ये को धुरंधर गया तो पाकिस्तान हिला के चला आया। मेरे पास इतने हजारों की संख्या में धुरंधर हैं। अच्छा, मैंने ये वीडियो जो डाला था, पोयम वाला जो वीडियो डाला था, 24 घंटे में 1.3 के लोगों ने देखा है। आप इमेजिन करिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.3 के लोग देखा है, कौन व्यू हो गया? भैया आई डोंट केयर फॉर दैट, आई जस्ट केयर दैट आई एम अ मियर टीचर इन स्मॉल टाउन मोतीहारी। इमेजिन करो एक क्लासरूम जिसमें 1300 बच्चे बैठे और मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, क्या स्वैग वाली फीलिंग आएगी, समझ रहे? मैं उसका मजा लेता हूं, बाकी जलने वाले जलते रहे। मुझे इतनी फुर्सत कहां कि तकदीर का लिखा देखूं, दुश्मनों को जलता देख समझ जाता हूं किस्मत बुलंद है। ठीक है, आप लोग हैं, हम हैं, तो मिलकर कुछ ना कुछ ढंग का ही करेंगे, रंग लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, नानू का क्या है? टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। अगला सवाल, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए, नानू काका ने अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स खोला और भीतर से निकाला ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या निकाला नानू काका ने? सिल्वर चांदी का जो छोटा सा डिबिया था उसको खोले और उसमें से एक चुटकी सूंघनी निकाले। सूंघे मामा, सूंघ लिए जोर से। जब जब मामा सूंघता है ना, सबको सूंघाता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का बेवकूफ बना के ही आता है। अगला क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर, नानू काका मिलने चले गए डैश मिनिस्टर से। फिनांस मिनिस्टर नहीं, रेलवे मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका का मेन टारगेट बाबू यही था, नानू काका जो थे ना, उनका मेन टारगेट जो था वो यही था, वेलफेयर मिनिस्टर टारगेट था जिसको वो हिट करना चाहते थे, और लास्टली वेलफेयर मिनिस्टर से मिले भी। वेलफेयर मिनिस्टर अपने बेटी की शादी निन्नौरगढ़ के राजकुमार से कराना चाहता था और नानू काका उसका फायदा उठा के उससे मिल चुके थे। अगला क्वेश्चन कहता है, हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी किसने लिया? एक चुटकी सूंघनी किसने लिया? नानू काका ने। नानू काका इज द नरेटर हियर। ठीक है, तो एक चुटकी सूंघनी किसने लिया बाबू? नानू काका ने एक चुटकी सूंघनी की व्यवस्था की और उन्होंने ले लिया। अगला, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, नानू काका बोलने से पहले क्या करते हैं? बाबू नानू काका बोलने से पहले क्या करते हैं? इसमें से ऑप्शंस जो है उसको फटाक से बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 7 सीधा लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बताइए। क्या वो बिस्किट खाते हैं? क्या वो चाय पीते हैं बोलने से पहले? क्या वो कुछ स्नफ को इनहेल करते हैं? या वो कॉफी पीते हैं? आप बताइए ऑप्शन में। अगर आप ना बता पाए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, बहुत दुख होगा यार कि इतना मेहनत के बावजूद आप इतने आसान से सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। और ये सवाल समझो कि चल दिया एग्जामिनेशन में आ रहा है। नानू काका बोलने से पहले क्या सूंघते थे? ऑप्शन बताइए। राइट आंसर इज इनहेल्ड सम स्नफ। नानू काका बोलने से पहले कुछ स्नफ को सूंघने को सूंघा करते थे, उनकी आदत थी। अगला कहता है, मनोहर मालगांवकर से स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर। मनोहर मालगांवकर की जो कहानी है वो फुल ऑफ ह्यूमर है, वो हास्य से मजाक से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए मैं अब फटाफट क्वेश्चन को बता रहा हूं। जैसे एक चैप्टर को पहले मैं समराइज कर दे रहा हूं, फिर उस क्वेश्चन के को और उसके आंसर्स को तेजी में खींचूंगा, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, फिर समराइज करूंगा, समझाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन डैश क्लास ऑन टिकट ऑफ, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल ऑन
टू ट्रेवल इन बाबू सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, ऑप्शन बनाने में थोड़ी सी हो सकती है, इधर उधर हो गई हो। आप ध्यान रखेंगे नानू काका सेकेंड क्लास के टिकट में ट्रेवल कर गए थे थर्ड क्लास का टिकट कटा के, यही ना, थर्ड क्लास का टिकट था उनके पास, लेकिन वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल करके चले आए थे। अगला सवाल कहता है हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल कर गया? म्याऊ, बिलाई के बच्चा, ठीक है, बिल्ली की बेबी किटन। ठीक है, नानू काका टोकरी में दाब के लेके आए थे, याद है, स्टेशन पे उतरते पहले नाइटर को पकड़ा कर बउआ लो और भागो, उसमें बिल्ली ही तो थी। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू ध्यान देंगे, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में ग्रेटेस्ट ओरेटर कौन था? अमेरिका के इतिहास में ग्रेटेस्ट ओरेटर कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अमेरिका के इतिहास में बाबू यहां एक वर्ड है ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है कथावाचक, कुछ बात कहने वाला, और वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब आया मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 कौन? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम थोड़ा सा 30 सेकंड में समराइज कर दूंगा। देखिए, आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, जो निग्रो कम्युनिटी है, जो ब्लैक पीपल है अमेरिका में जो रहते हैं, वो उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और वो कहते हैं कि देखिए, अमेरिका चारों तरफ पैसे का देश है, समृद्धि खुशहाली का देश है, लेकिन जब बात हमारे खुशहाली और समृद्धि की आती है तो अमेरिका का पैसा पता नहीं कहां गायब हो जाता है। मैं ये मानने को तैयार हूं कि अमेरिका के बैंक खाली हो गए हैं, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि न्यायपालिका में न्याय अब नहीं रहा। हम लोग अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे, बिना हिंसा के लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे, और जब तक आजादी देश के कोने कोने से नहीं गूंजते हुए निकल पड़ती, तब तक मैं रुकने वाला, झुकने वाला और थकने वाला नहीं हूं। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। अगला क्वेश्चन, हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। अभी मैंने ये पॉइंट बताया आपको। वो कहते हैं कि देखो भैया, मैं ये मानने को तैयार हूं कि बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन न्यायपालिका बैंकरप्ट हो गई है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। और इसका आंसर है निग्रोज। निग्रोज रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। निग्रो जो लोग थे वो मानने से इनकार कर देते हैं कि न्यायपालिका बैंकरप्ट हो गई। न्यायपालिका बैंकरप्ट नहीं हुई है, उन्हें न्याय पे पूरा भरोसा था। अगले सवाल पे आते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते हैं कि जो निग्रो कम्युनिटी के लोग हैं वो काम करना जारी रखें, काम करते रहें। किस चीज के साथ? नफरत के साथ नहीं, जलन की भावना के साथ नहीं, प्यार के साथ नहीं, फेथ के साथ, भरोसे के साथ, कि अगर हम लोग मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन आएगा जब हम सभी लोग कामयाब, सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगला सवाल, द डैश वुड बी नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर। ऑप्शन नंबर बी, द निग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर। निग्रो तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय चारों तरफ पानी की तरह, धारा की तरह बह नहीं जाता। बाबू फिर से ध्यान दें, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जिस पे VBI लिख रहे हैं कि खाली वही आएगा, तो खाली उसी को पढ़ लेते हैं। इस गलतफहमी भ्रम से बाहर निकले। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2-3 सेट में होता है, 2-3 स्ट्रीम में होता है। साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, ABC सेट बना हुआ होगा, किसमें कौन कैसे पूछ दे पता नहीं। ठीक है, तो जो भी सवाल है जरूरी है, ध्यान से समझिए इसको। आप इतना छोटा छोटा सवाल 10 गो 20 गो 50 गो नहीं याद कर सकते हैं, तो क्या बहुत लंबा दूरी आपका थोड़ी तय करने वाले हैं महाराज। ठीक है, हर दिन कंफर्टे जोन में रहिएगा, आराम से झमका के हंसते खेलते थोड़े रहिएगा। आज पूरा टेंशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, उठाओ प्रेशर, कोई बात नहीं। प्रेशर एंड स्ट्रेस फॉर शॉर्ट पीरियड इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं बाबू। अगला सवाल कहता है, डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, किस डिस्क्रिमिनेशन को मार्टिन लूथर किंग जूनियर मानना नहीं चाहते थे? और वो है रेशियल। रेशियल का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वर्ण भेद, रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, मार्टिन लूथर किंग उसको मानना नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन, द निग्रोज वर होपफुल दैट वन डे वुड बी। ठीक है, द निग्रोज वर होपफुल दैट वन डे दे वुड।
निग्रो लोगों को भरोसा है कि एक दिन आएगा जब वो लोग होंगे, क्या होंगे? दे विल गेट देयर राइट, दे वुड गेट देयर राइट, दे वुड गेट देयर राइट्स। मैं 3 बार क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे वजह होगी, सोच लो, ध्यान से समझ लो। निग्रो को उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें उनके अधिकार वापस मिल जाएंगे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, 100 years later द निग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, 100 सालों के बाद भी आज भी जो निग्रो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। 100 साल के बाद भी जो निग्रो कम्युनिटी के लोग हैं वो अमेरिका के समाज के किसी कोने में दबे हुए हैं, सिकड़े हुए हैं, लाचार की तरह पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ। आई हैव अ ड्रीम क्या है? क्या ये एक ड्रामा है? नहीं, ड्रामा तो 2 कैरेक्टर्स के बीच में होता है। ऐसे कैरेक्टर ए कहेगा कोई बात, फिर बी लिखा होगा, फिर बी कहेगा कोई बात। जैसे आई हैव अ मैरिज प्रपोजल है, ठीक है। क्या ये एक नोवेल है? नहीं है, ठीक है। क्या ये एक पोयम है? ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोयम, ये तो प्रोज का हिस्सा है। तो ये एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो स्पीच दिया था लिंकन मेमोरियल हॉल में, उस स्पीच को इसमें लिया गया है, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है। अगला सवाल, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे बच्चे शरीर के रंग के आधार पर जज नहीं किए जाएंगे, वो अपने कैरेक्टर के आधार पे, अपने क्वालिटी के आधार पे जज किए जाएंगे। अगला सवाल 41, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि भाई मेरे लोगों, मेरे जो काले कलूठे लोगों हो, मैंने भाई अपने लोग जो हो, वो भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहो कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है। अगला सवाल, डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। डैश गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। डैश किसको इसमें से 1950 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए? क्या महात्मा गांधी को मिला था? महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था? नहीं मिला। भारत में इकलौते व्यक्ति जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो भैया ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खारिज हो गए। अच्छा, बर्ट्रांड रुसेल और H.E. बेट्स। ठीक है, इसमें हमारा सही जवाब होगा H.E. बेट्स। H.E. बेट्स, यानी भैया जब H.E. बेट्स की बात चली है तो यहां पे अब हमारा चैप्टर बदल चुका है। चैप्टर का नाम क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वो युक्ति, वो विचार, वो आइडिया जिन्होंने इंसानियत की सहायता की है। ठीक है, आइडियाज को बाबू याद रखेंगे। मैंने क्लासरूम में पढ़ाते दौरान बताया था कि बाबू जो 5-7 आइडियाज हैं, जैसे इंक्रीजिंग इन नंबर पहला आइडिया था, दूसरा था स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, उसके बाद था फायर, फिर फायर से निकला कुकरी, फिर उसके बाद था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, उसके बाद था लैंग्वेज, ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी में क्या था? राइटिंग। तो 2 चीज याद रखनी है, पहला जो था वो था नंबर, और जो आखिरी था वो था लैंग्वेज, राइटिंग। पहला था नंबर, लास्ट था राइटिंग। ये 2 क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे, इसमें से सवाल निश्चित उठाता ही उठाता है। ठीक है, तो यहां देखें, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज, जो सबसे आखिरी प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन था वो क्या था? अभी तो मैंने कहा राइटिंग। सबसे लास्ट राइटिंग था और सबसे पहला जो था वो नंबर्स था। आगे कहता है, डैश वाज ए फिलोसोफर एंड अ मैथमेटिशियन। इनमें से कौन एक फिलोसोफर भी था और एक मैथमेटिशियन भी था? बर्ट्रांड रुसेल। इसमें से कौन एक मैथमेटिशियन भी था और फिलोसोफर भी था? बर्ट्रांड रुसेल। अगला क्वेश्चन, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंटर। ठीक है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, किन जानवरों को पालने से जो जीवन था वो ज्यादा आसान हो गया? तो डोमेस्टिक, पालतू जो घरेलू जानवर, जो गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, ये सब जो जानवर थे इनको पालने से जीवन ज्यादा आसान हो गया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता था, 2 काइंड ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द मैनकाइंड वेर नॉलेज एंड टेक्निक एंड क्या है? मोरल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है बाबू, 2 तरह के आइडियाज होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है नॉलेज एंड
टेक्निक पहला, और दूसरा होता है मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम। जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनसे समाज में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आती है। ठीक है, अगला सवाल कहता है बर्ट्रांड रुसेल वाज आल्सो ए, अभी तो मैंने बताया मैथमेटिशियन, सवाल पीछे था ना कि मैथमेटिशियन और फिलोसोफर कौन था, तो बर्ट्रांड रुसेल वाज अ मैथमेटिशियन एंड ए फिलोसोफर। ठीक है, अगले चैप्टर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रुसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर, बर्ड्स। बर्ट्रांड रुसेल के हिसाब से कौन है जो मैक्सिमम नंबर में मरते हैं सर्दियों के मौसम में, तो बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन विंटर्स देन ह्यूमंस। ठीक है, अगला चैप्टर, बर्ट्रांड रुसेल वाज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द ईयर 1950। पीछे क्वेश्चन था कि 1950 में किसको अवार्डेड किया गया था, तो जवाब था बर्ट्रांड रुसेल। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं बाबू। हेलो, मिडिल में आ चुके हैं, थोड़ा सा धैर्य और बना के रखेंगे। ठीक है, बर्ट्रांड रुसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीसेज। बर्ट्रांड रुसेल इसमें से किसके ऑथर हैं? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर। क्यूरियो डीलर ने वो जो गॉड था वो किसको भेजा था, और यहां शुरुआत हो जाती है हमारे चैप्टर द आर्टिस्ट बाय शिगा नाओया। ठीक है, आर्टिस्ट की कहानी मैं आपको 30 सेकंड में बता दूं, 30 सेकंड में कहानी में समझा दूंगा आपको। आर्टिस्ट में क्या था, एक लड़का है, ठीक है, साइबेई, जो गॉड आर्ट करता है, जहां पैसे मिलते हैं उसको जमा करता है, इकट्ठा करता है, गॉड करता है, कद्दू खरीदता है। और एक दिन वो कद्दू पॉलिश पेंट करता हुआ पकड़ा जाता है, कहां पे, अपने स्कूल में। फिर टीचर कॉन्फिस्केट कर लेता है कद्दू को, चपरासी को देता है, घर पे जाता है, कहता है दम भर लड़के की कुटाई होती है। ठीक है, फिर वो जो कद्दू है वो चपरासी लेके जाता है, एक दुकानदार को बेचता है, फिर वो दुकानदार दूसरे दुकानदार को, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, फाइनली 600 येन में, बहुत महंगा में जाके वो कद्दू बिका था। लेकिन कहानी का मेन मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जो परिवार वाले होते हैं, समाज वाले होते हैं, वो आपके सपने को समझ ही जाएं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके सपने सही हैं, आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो आपको अपने आप पे भरोसा रखने की जरूरत है, किसी और को आप पे भरोसा हो या आप पे भरोसा नहीं हो। ठीक है, अगला सवाल कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड साइबेई अप्लाई टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। साइबेई क्या मलता था बदबू हटाने के लिए, तो साइबेई मलता था बबुआ चाय की पत्तियों को, बदबू को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश वाज 12 इयर्स ओल्ड। ऑब्वियसली साइबेई, क्योंकि कहानी का हीरो तो साइबेई ही है। साइबेई 12 साल का था और अभी भी कहां था, प्राइमरी स्कूल के भीतर वो पढ़ता था। ध्यान देंगे, प्राइमरी स्कूल में था साइबेई 12 साल का होने के बावजूद भी। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू डैश लव्ड टू पॉलिश द गॉड इन द क्लासरूम। साइबेई कद्दू को क्लासरूम में भी बैठ के पॉलिश किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। साइबेई पैशनेटली इंटरेस्टेड था किस चीज में, गॉड्स में। ऑप्शन नंबर सी, साइबेई किस चीज में पैशनेटली इंटरेस्टेड था, गॉड्स में, कद्दू में ज्यादा इंटरेस्टेड था। अगला क्वेश्चन, साइबेई वुड एग्जामिन द गॉड्स एज सुन एज ही गॉट अप। साइबेई बाबू सोने से पहले कद्दू पे पॉलिश करके सोता था, कपड़ा में लपेट के, और सुबह जैसे ही सो के उठता था सबसे पहले वो कद्दू को निहारता था कि कद्दू सूखा है ठीक से या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपीयर्ड साइबेई वाज। वो कद्दू जो साइबेई को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था, वो कद्दू कौन सा था, वो कद्दू था सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, मतलब बराबर शेप का सीधा कद्दू उसको ज्यादा पसंद आता था। ठीक है, अगला सवाल कहता है बुआ द टीचर हु कॉट साइबेई डूइंग विथ गॉड इन द क्लासरूम। जब टीचर ने उसको पकड़ा कद्दू को पॉलिश करते हुए, तो क्या उसने तारीफ की, नहीं। क्या उसने डेप्रिसिएट किया, बुरा भला कहा, नहीं। क्या उसको पुरस्कृत किया, नहीं। पनिश्ड हिम। और देखो बुरा भला तो कहा ही था, पनिश्ड हिम जो है उसमें ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि छीना भी था, घर जाके पिटवाया भी था। ठीक है, अगला सवाल कहता है बाबू द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट साइबेई टू हिज। टीचर ने साइबेई के किससे जाके कंप्लेन किया, मम्मी से कि पापा से, तो जवाब है मम्मी से किया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसके जो पापा थे वो उस समय बाहर गए हुए थे, बढ़ई के दुकान पे वो काम करते हैं। ठीक है, कैन बी अरेंज वाटर प्लीज, इज द वाटर। The artist
इज द आर्टिस्ट इज अ, क्या ये शॉर्ट स्टोरी? द आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी भी नहीं है, आपको 4-5 पन्ने में मिली है ऑब्वियसली, तो आपको लग रहा होगा कि 4-5 पन्ना बहुत हो गया, लेकिन लिटरेचर में 4-5 पन्ना का कोई अहमियत नहीं होता है, वो शॉर्ट स्टोरी होता है। ठीक है, आगे कहता है अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम। बाबू ध्यान देंगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है उसको किस चीज से लिया गया है? वेयर इज चाइल्ड इज बॉर्न टेकन फ्रॉम? बाबू जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है उसको किस चीज में लिया गया है, किस चीज से? पहला ह्यूमन फर्टिलिटी, दूसरा द चेंज, तीसरा सेक्स एंड डेस्टिनी, चौथा द फीमेल यूनच। आप अगर इस चैप्टर को, ए चाइल्ड इज बॉर्न, अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस साल इसकी समरी भी पूछ सकता है, इस चैप्टर का समरी भी जरूर याद करके जाएंगे क्लासरूम के भीतर, समरी इससे पूछेगा ही पूछेगा। हालांकि एक दिन पहले मैं लाइव आऊंगा तो मैं बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली समरी किसकी पूछी जाएगी, बट ए चाइल्ड इज बॉर्न का समरी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ध्यान देंगे, सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी से, ये एक बुक है, उससे लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न। हैव यू टोल्ड टू अरेंज वाटर? ओके, हैज ही गॉन? ओके, ठीक है। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन, डैश इज टोल्ड बाय एन ऑन्ट। किसको आंटी के द्वारा सुनाया जाता था? रूप कथा। ठीक है, रूप कथा। बाबू आपको चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, या आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं, चैप्टर में मैंने बताया था ये कौन सी कहानी है, चाइल्ड इज बॉर्न। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जिस समय एक बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चा ही नहीं एक माँ भी पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद बंगाल का सिलहेथी वुमन का, इन दोनों ही चीजों का उसमें जिक्र था। बंगाल में क्या होता है कि एक औरत होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है सबको खाना खिलाना, एक की जिम्मेदारी होती है सबको नहलाना धुलाना, एक की जिम्मेदारी होती है सबके लिए खाना बनाना। ठीक है, तो रूप कथा मतलब फेयरी टेल्स। रूप कथा का क्या मतलब होता है बाबू? फेयरी टेल्स, रूप कथा बंगाली में उसको कहते हैं। रूप कथा जो चाची होती थी वो बच्चों को सुनाती थी। अगला क्वेश्चन कहता है, डैश वुमन विजिट हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। सिलहेती, ठीक है, जो सिलहेती महिलाएं होती हैं वो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में अपने मायके चली जाती हैं, वहीं उनकी देखभाल होती है, खाना पीना का व्यवस्था होता है और बच्चे पैदा भी वहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन आर स्टिंग forth from their mother's house and the marriage to live with their mother-in-law has been taken from a child is born। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से। अगला क्वेश्चन कहता है, द वॉइसेज ऑफ फ्यू वुमेन इज रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड over the problems of the society, the western technology, over the humming and the throbbing of our machine। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महिलाओं की जो चीख पुकार है आज के समय में इस मॉडर्न दुनिया में, इस धन धनाती चमचमाती हुई मशीनों के पीछे उनका शोरगुल चीख पुकार कहीं दब गया है। महिलाओं की चीख सुनने वाला अब कोई नहीं है। आगे कहता है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। म्यूजिकल प्रोग्राम किसके द्वारा दिया जाता है? द वीमेन एंड द गर्ल। मतलब जब बच्चा पैदा होता है छठियार के समय जो गीत होता है घर के भीतर, तो वो कोई म्यूजिकल बाहर से लोग नहीं आते, घर की जो औरतें महिलाएं होती हैं वही खाना पीना बनाती हैं, तरुआ उरुआ बनाती हैं और नाच गाना करना शुरू करते हैं। हम लोग बिहारी आदमी वो तरुआ कहते हैं, पकौड़ा पकौड़ी हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, आगे है, द सेरेमनी इज हेल्ड। सेरेमनी कहां पर होता है? हेल्ड किसके लिए होता है? क्या सिर्फ लड़के के पैदा होने पर, क्या लड़की के, या फिर दोनों के? तो फॉर बोथ ऑब्वियसली, लड़का हो चाहे लड़की हो, छठियार तब पूजेबे ना करेगा जी, छठा दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में बच्चों की परवरिश कौन करता है? तो पूरा परिवार मिलके करता है। खाली अब बांग्लादेश से कोई नूना नहीं है, कृष्णा अवतार लालना अवतार नहीं हो जो बांग्लादेश में होगा, दुनिया के हर देश में होता है, पर जो राइटर ने लिखा है हम लोग उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कहता है, हम लोग अंत की तरफ हैं, थोड़ा सब्र और बना के रखेंगे। ठीक है, यही रात अंतिम, यही रात भारी नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ रहे होंगे तब। हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न? ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? क्या बर्ट्रांड रुसेल ने लिखा है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी तो उनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। क्या सीगा नाओया ने लिखा है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कौन सा लिखा है? उन्होंने तो द आर्टिस्ट लिखा है। जर्मैन ग्रीर ने लिखा है? तो हाँ, जर्मैन ग्रीर ने लिखा है। ठीक है, अगला सवाल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वीमेन इज, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है वो कौन सा होता है? कमेंट में बताइए फटाक से कि सबसे बढ़िया जगह महिला जो प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसके लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सा होता है? क्या किसी होटल में जाके? नहीं, होटल में जाकर तो बच्चों की नींव रखी जा सकती है, बच्चे पैदा थोड़े किए जा सकते हैं। क्या ससुराल में? क्या माँ के घर पे, मतलब मायके में, या फिर कहीं नहीं, कोई जगह नहीं है जहां पे बच्चा पैदा हो सके? बेस्ट जगह कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में काइंडली लिख के बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चैप्टर चेंज हो गया, इन द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज पेपर। ठीक है बाबू, अब यहां पे चैप्टर चलाया हाउ फ्री इज द प्रेस बाय डोरोथी एल सेयर्स। ध्यान दीजिए, हाउ फ्री इज द प्रेस जब चैप्टर आया तो 30 सेकेंड में मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है बाबू? हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है उसमें है, डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो हमेशा चीखते चिल्लाते हैं कि आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। आपको गुलाम किसी ने बनाया ही नहीं है कि आपको आजाद किया जाए, आप आजाद हैं, आप गुलाम हुए हैं अपने लालच के कारण। लालच कैसे? आपको रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू कैसे होगा? तो दो तरह से, पहला किसी से पैसा वैसा लेके झूठा खबर प्रोपेगेंडा चला दिए, या दूसरा कि ये हो सकता है कि आप सच्ची खबर को दबा लें। तो रेवेन्यू जो उनका मेन है वो कहां से जनरेट होता है? तो वो है एडवर्टाइजर के द्वारा। रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? एडवर्टाइजर के द्वारा वो जनरेट होता है। ठीक है बउआ, गिन के घड़ी में 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, मैं सील तोड़ ही रहा हूं। अब पानी के बोतल का पानी पी लूं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। पानी पी के मैं पढ़ा रहा हूं, जाना मत, पानी पी के बस आ गए, तुम ही लोग के लिए पानी पी पी के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, भाई जितना मेहनत हो जाए, बच्चा बिहार टॉपर ला दे, सब बात खत्म। हम्म। हाँ, मैं बुरा वक्त हूं, फिर से लौट के आ गया। ठीक है, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंग्लैंड द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप बता सकते हैं तो। 5 तक मैं वेट करूंगा, फिर मैं बता दूंगा। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी मैंने तो बता ही दिया यार, 1476। ठीक है, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। डोरोथी एल सेयर पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ डोमेस्टिक, डोरोथी एल सेयर ने किस चीज के पब्लिश किया? ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन, किसका ट्रांसलेशन उन्होंने पेश किया था? वो था इन्फर्नो। इन्फर्नो जो किताब थी उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डोरोथी एल सेयर वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन ईयर 1915, 1885 तो नहीं होगा, 1915। ठीक है, 1915 में, 1915 में ऑक्सफोर्ड से पास आउट होने वाली पहली ग्रेजुएट महिला कौन थी? डोरोथी एल सेयर्स थी। अगले सवाल पे आते हैं। द फ्रीडम ऑफ प्रेस यूजुअली मींस फ्रीडम ऑफ बाय द गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ सेंसरशिप। अब ये सवाल याद रखेंगे
ठीक है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस यूजुअली मींस फ्रीडम फ्रॉम सेंसरशिप। देखिए जब बात होती है ना फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो उसका मतलब क्या, सेंसरशिप का पहले थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल जरूरी है तो थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध। सरकार जो प्रतिबंध लगाती है न्यूज़पेपर के ऊपर, वो प्रतिबंध जब हट जाता है तो न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि हम आजाद हैं। सरकार जब प्रतिबंध लगाती है तो वो कहते हैं कि हम लोग आजाद नहीं हैं। हालांकि एक बात समझना यह भी जरूरी है कि प्रतिबंध लगना भी आवश्यक है। वॉर टाइम में, लड़ाई के दरमियान, लड़ाई के दौरान जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो मीडिया होती है, उसके ऊपर सरकार बैन लगा देती है कि आप इस क्षेत्र के आगे के दृश्यों को नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन, द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली टू द पॉइंट, समवॉट चेंज, कंप्लीटली चेंज्ड, नन ऑफ दिस। देखो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। देखिए न्यूज़पेपर जो न्यूज होता है वो जनरली कैसा होता है, क्या वो पूरी तरह चेंज होता है? तो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह चेंज नहीं होता, साफा झूठ तो हो नहीं सकता। टू द पॉइंट, क्या वो एकदम सही होता है? ये भी गलत है। एकदम सही भी नहीं होता, एकदम गलत भी नहीं होता। वो समवट स्लाइटली चेंज्ड होता है, मतलब अपने मतलब के हिसाब से वो लोग खबरों को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है। जो अच्छे जर्नलिस्ट और पत्रकार हैं वो अभी के वास्तु स्थिति से खुश नहीं है। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। जो अच्छे पत्रकार आज भी हैं ऑब्वियसली, तो जो अच्छे पत्रकार हैं वो कभी भी आज का जो परिवेश है जहां पे झूठ का बोलबाला है, उन सबको देख के वो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। अगला सवाल, द प्रेस इंजॉयज द, ठीक है, प्रेस को बड़ा मजा आता है। प्रेस किस चीज को इंजॉय करता है? तो प्रेस इंजॉय करता है वो हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक। जब आपके बारे में कोई खबर छाप दे, आप कुछ जान जाए गलत है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, प्रेस को इसमें मजा आता है। डोरोथी एल सेयर्स कहती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगला क्वेश्चन कहता है, H.E. बेट्स बिलोंग्ड टू, H.E. बेट्स किस देश से संबंध रखते थे? H.E. बेट्स किस देश के थे? तो H.E. बेट्स थे ब्रिटेन के। ठीक है। यानी यहां पे हमारा चैप्टर चेंज हो गया और चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ। ये जो चैप्टर है वो है दी अर्थ। ठीक है। दी अर्थ चैप्टर बाय H.E. बेट्स। दी अर्थ को समझ लेते हैं। दी अर्थ में बाबू एक बेंजी नाम का लड़का, 30 सेकंड में समझा दूंगा, अब तो खत्म ही होने वाला है। एक बेंजी नाम का लड़का है, बड़ा सीधा साधा है, एज बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, पर बौद्धिक विकास उसका नहीं हो रहा। माँ बाप को बड़ी चिंता हो रही है। अब माँ बाप उसके लिए पैसे सेव करते हैं। फिर बेंजी एक दिन बड़ा हो जाता है, पैसे पे पैसे कमाता जाता है, पोल्ट्री फार्म उसका बड़ा होता जाता है, बहुत पैसा उसने कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन अंततः फिर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है और अपने माँ बाप को बिल्कुल वो भूल जाता है और फाइनली एक दिन ले जाके घर से निकाल देता है। ठीक है, यही कहानी थी। तो बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द जॉनसन्स। ठीक है। बेंजी के जो मम्मी पापा हैं, बेंजी का टाइटल क्या था बाबू? जॉनसन्स था। ध्यान देंगे, कंफ्यूज कर रहा है ये, जैक्सन्स नहीं थे वो जॉनसन्स थे। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्ट फर्स्ट बेंजी केप्ट, सबसे पहले बेंजी ने कितना मुर्गा मुर्गी पाला? तो 10-12 मुर्गा मुर्गी। इट इज अनफिक्स्ड। सबसे पहले जब डॉक्टर ने कहा था कि इसको कोई काम दीजिए, तो बेंजी के माँ बाप ने उसको काम दिया था। 10-12 को मुर्गा मुर्गी था, उससे ज्यादा मुर्गा मुर्गी उसने नहीं पाला था। अगला क्वेश्चन कहता है, हिज हेन्स वर प्रोड्यूसिंग, उसकी जो मुर्गा मुर्गी हैं वो कितना अंडा लगभग देते थे? विक्स, एक्चुअली ये विक्स है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ए विक्स। एक सप्ताह में उसके मुर्गा मुर्गी लगभग 200 अंडा देते थे। कंबाइंड डिफॉल्ट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि खाली मुर्गा भी अंडा नहीं दे सकता। एक्चुअली मुर्गा तो दे ही नहीं सकता, लेकिन दे भी सकता, देता तो वही है। और मुर्गी भी अकेले नहीं दे सकती, तो दोनों का कंबाइंड डिफॉल्ट लगता है, तब जाके अंडा पैदा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीज फादर वॉज ए, बेंजी के पापा क्या थे, क्या करते थे? ठीक है, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है और मम्मी भी मानती है, कैच मसाला सर्वश्रेष्ठ है। बेंजी के पापा जो थे वो प्रीचर थे। ठीक है। और ऑप्शन में अगर रहे बाबू फार्मर, तो फार्मर को भी टिक कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन में अगर फार्मर रहे तो फार्मर टिक कीजिएगा, अगर फार्मर ना रहे तो प्रीचर टिक कीजिएगा, क्योंकि फार्मर थे और जगह जगह घूम घूम के वो उपदेश भी दिया करते थे। आगे कहता है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस ब्यूक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस ब्यूक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी, ध्यान दीजिए,
पर्ल एसब्यूक के द्वारा, यानी अब बात जब पर्ल एसब्यूक की आई है तो चैप्टर यहां पे चेंज हो गया। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आईज, ठीक है, भारत एक यात्री के नजरिए से, दृष्टिकोण से, ठीक है। इस कहानी को थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखिए, भारत को जब एक विदेशी पर्ल एसब्यूक देखने आती हैं तो उनको भारत कैसा दिखता है। ना तो वो भारत में ताजमहल देखने आई थी, ना वो लाल किला देखने आई थी। वो भारत में भारत के लोगों को देखने आई थी। फिर अलग अलग जगह के तरह तरह के वर्ग के लोगों के यहाँ से बुलावा आया, कहीं वो खाना खाने गई। उन्होंने देखा कि भारत में आज भी ज्वाइंट फैमिली होता है। उन्होंने देखा कि भारत के जो लोग हैं आज भी वैदिक परंपराओं को अपनाते हैं। आप अगर भारत के इतिहास को उठा के देखिए तो सालों साल पुराना जो इतिहास है वो आज भी भारत में जिंदा है। यानी भारत के भीतर के भारत को वो देखने के लिए आई थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्ल एसब्यूक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी सेल्फलेसनेस। पर्ल एसब्यूक के अकॉर्डिंगली नेता का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, तो उसको भैया निस्वार्थ होना चाहिए। अगला सवाल, द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल ए पेंशन। जो इंग्लिश गवर्नमेंट है बुजुर्ग लोगों को क्या देता है बाबू, पेंशन देता है। इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। तो सब किसी को पता है, ठीक है, ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ये सवाल नहीं आएगा। तो ब्रिटिश एम्पायर में सूरज जो है वो कभी भी अस्त नहीं होता है। आगे कह रहा है पर्ल एसब्यूक एट हर फूड इन एन डैश विलेज, ठीक है। पर्ल एसब्यूक ने अपना खाना खाया भारत के गांव में किस चीज से, केहुनी से, करछुल से, छोलनी से नहीं, उन्होंने खाया अपने हाथों से। उन्होंने यही तो बताया, वो भारत में भारत को घूमने आई थी। उन्होंने देखा कि भारत के लोग आज भी 5 उंगली के हिसाब से खाना सान सान के खाते हैं और उन्होंने वैसे खाया। अगला सवाल कहता है बाबू पर्ल एसब्यूक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द, पर्ल एसब्यूक इंटरेस्टेड थी मिलने में किससे, यहाँ के किन लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड थी, तो यहाँ के किसानों से। वो पीजेंट्स का मतलब बाबू फार्मर्स होता है, वो यहाँ के किसानों से मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अगला है, तो अगला तो कंसल्टेंसी वाला बात है, समझ रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई हो जाएगा ना जब, जैसे इंटर पास हो जाइएगा, पावर्ड बाय इंक्रीज अप एंड सिक्योर्ड बाय इंक्रीज अप, ठीक है। इंक्रीज अप, डोंट डिक्रीज बेबी, नीचे की तरफ नहीं गिरना है। ये मैं बार बार बुआ कह रहा हूं। चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो गया। एक चैप्टर है जिसका डेडिकेटेड वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा। मैं आपको 50 बार कह चुका हूं फिर से कि भैया जिन लोगों को एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज, किसी भी कहीं भी, मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज को रेफर नहीं कर रहा, करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपका पोटेंशियल किसमें है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए, नैक ग्रेड क्या है, आपको नैक ग्रेड ही नहीं पता, किस कॉलेज में क्या फैसिलिटी होती है नहीं पता, तो यहां नीचे लिखे हुए नंबर पे फटाक से कॉल मार लो, एक बार बात कर लो। जब तक किसी चीज पे मैं वेरीफाइड नहीं होता तब तक मैं उसकी चर्चा नहीं करता। आई एम टोटली डैम श्योर कि यहाँ कंसल्टेंसी का चार्ज 0% हो जाएगा, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा यार। मम्मी पापा ने अपने औकात भर आज भर पढ़ा दिया, आगे क्या करना है, उनके पैसा को कूड़ा में फेंकना है, क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी। नंबर दिया हुआ, कॉल करके पूछ लो कौन सा हमारा इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप द चैप्टर इज क्लियर एंड गुड नाइट।